इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो पहले मैंने समझाया है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। मतलब उसको केवल मिलाया जाता है, वह कुछ बीच में अपना काम करता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बन जाता है तो जिस रूप में मिलाया जाता है, जितना मिलाया जाता है उतना ही पदार्थ उसी रूप में हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है, मतलब उसी रूप में उतना ही प्राप्त होता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ क्या करते हैं? अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम अकेले गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की गैस निकलती है, लेकिन जैसे ही उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड डालते हैं, यह जो अभिक्रिया है ये फास्ट हो जाती है। अभिक्रिया क्या होती है? तेजी से होने लगती है। तो अब देखिए, इसको मैंने ग्राफ के माध्यम से समझाया है। इस पर वाई एक्सिस पर ऊर्जा ली गई है, एक्स एक्सिस पर अभिक्रिया निर्देशांक लिया गया है, मतलब कितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, इस चीज़ को अभिक्रिया निर्देशांक कहते हैं। यह जो है अभिकारक के अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा है और यह उत्पाद की ऊर्जा है। तो आपको पता है कि अब कुछ अभिकारक के अणु के पास एक निश्चित ऊर्जा हो जाती है जिसको देहली ऊर्जा कहते हैं। तब वे आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वे उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको मैंने आर्हेनियस के सिद्धांत में समझा दिया है। और ये प्रारंभिक ऊर्जा है और ये देहली ऊर्जा है। इसके बीच में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रारंभिक ऊर्जा से देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ये जो ग्राफ मैंने बताया है मोटी लाइन से, यह जो है ये उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया का पथ है, और ये जो डॉट लाइन से बनाया गया है ये उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया का पथ है। तो ये इसकी क्या है बेटा? ये इसकी है, आप कह सकते हैं कि ये इसकी देहली ऊर्जा है, ये इसकी अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा, और इसके बीच जो ऊर्जा गैप होता है इसे क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो यह उत्प्रेरक के बिना संक्रियण ऊर्जा है, यानी जब उत्प्रेरक नहीं होता तो संक्रियण ऊर्जा का मान काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे हम उत्प्रेरक को मिलाते हैं तो उत्प्रेरक क्या करता है? संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। और जैसे संक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरक वास्तव में क्या करता है? उत्प्रेरक वास्तव में संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। तो आपको ये लिख लेना है और ये ग्राफ बना लेना है, और इस बात को भी लिख लेना है कि उत्प्रेरक संक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इसे भी आप लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा। अब आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। तो रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट का मतलब होता है टक्कर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स ट्राउट्स तथा विलियम लुईस ने किया था, जो निम्नलिखित। इसको किसने दिया था? मैक्स ट्राउट्स तथा विलियम लुईस ने। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा भी है, आप इसे देखिएगा। नंबर 1 है, अभिकारक अणु ठोस गोलों के समान होते हैं। अभिकारक के अणु कैसे होते हैं? ठोस गोलों के समान होते हैं। अभिक्रिया तभी संपन्न होती है जब ये गोले, किसको गोले कहा गया? अणु को, आपस में टकराते हैं। नंबर 2, सभी टक्करों में से बहुत कम टक्करें ही प्रभावी टक्कर होती हैं।
जिनसे उत्पाद बनता है। यानी सभी अणुओं के टकराने से उत्पाद नहीं बनता है, बहुत कम टक्कर होती है जो प्रभावी होती है, जिसके कारण उत्पाद बनता है। नंबर 3 है, प्रभावी टक्करों के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे देहली ऊर्जा कहते हैं। प्रभावी टक्कर के लिए अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। अभी मैंने ग्राफ में बताया था ना, जो ऊपर एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं। अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा को देहली ऊर्जा तक ले जाने के लिए जितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संक्रियण ऊर्जा को EA से लिखते हैं, कहते हैं। नंबर 5, अणुओं को यह ऊर्जा उनकी टक्कर से ही प्राप्त होती है। जब अणु बार बार टकराते हैं तो टकराने से ही उनकी जो ऊर्जा होती है वो बढ़ती है और अणु जो होते हैं वो देहली ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। छठा देखिए, अभिक्रिया मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या को संघट्य आवृत्ति ब्रैकेट में Z यानी एकांक आयतन में होने वाले एकांक समय में यानी प्रति सेकंड एकांक आयतन में जितनी टक्कर होती है उसे क्या कहते हैं, संघट्य आवृत्ति कहते हैं। सातवां देखिए, अभिक्रिया का वेग निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग 3 कारक पर निर्भर करता है। नंबर 1, उपयुक्त अभिविन्यास या इसी को प्रायिकता कहा जाता है या त्रिविम कारक कहा जाता है, इस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। नंबर 2 है संघट्य आवृत्ति, इसको मैं समझा चुका हूँ। एकांक आयतन में प्रति सेकंड टकराने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, संघट्य आवृत्ति कहते हैं। तीसरा है संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा तो आपने अभी समझ लिया है कि अभिकारक के अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा और देहली ऊर्जा के अंतर को संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने एक अभिक्रिया माना एक अभिक्रिया A और B अभिकारक के उत्पाद को बना रहे हैं, तो अभिक्रिया का वेग R जो होता है वो निर्भर करता है PZAB, यहाँ पर ZAB भी लिखना चाहिए था, e की पावर माइनस EA/RT। वहाँ पर जब आर्हेनियस का फार्मूला पढ़े थे तो वहाँ पर केवल कैपिटल A था, लेकिन यहाँ पर P और ZAB लिखा गया है, जहाँ पर P क्या होता है, वो प्रायिकता फैक्टर होता है। ठीक है, इस फार्मूले को आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। P जो होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, प्रायिकता फैक्टर होता है। ठीक, यानी जब दो अणु आपस में टकराते हैं तो टकराने से अगर उनके पास एक न्यूनतम ऊर्जा है भी तो भी उत्पाद का निर्माण हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वो किस डायरेक्शन में टकराते हैं, किस तरीके से टकराते हैं, वो भी निर्भर करता है कि उत्पाद बनेगा या उत्पाद नहीं बनेगा। तो इसमें एक शब्द मैंने समझा था, उपयुक्त अभिविन्यास। उपयुक्त अभिविन्यास क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये मेथिल ब्रोमाइड है, इस पर OH का अटैक होता है, मेथिल अल्कोहल बनता है और Br निकलता है। ये SN2 अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। तो आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा किताब से समझा दे रहा हूँ। ये मेथिल ब्रोमाइड है, इस पर OH का अटैक होता है। अगर ये OH सीधे, आपको पता है कि जो ब्रोमीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिस पर डेल्टा माइनस होगा, यहाँ पर डेल्टा प्लस होगा। अगर OH इस डायरेक्शन में सीधे जाके अटैक करता है तो Br पे डेल्टा माइनस, O पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। मतलब इनके पास सब कुछ है, उपयुक्त ऊर्जा भी है, ये प्रभावी टक्कर हो सकती थी, लेकिन जैसे Br OH के पास आएगा रिपल्सन हो जाएगा और कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, अनुपयुक्त अभिविन्यास हो गया। लेकिन वही OH जब पीछे से अटैक करता है तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज है और ये कार्बन तेजी से अपने
तरफ वो इसको अट्रैक्ट करने लगता है, यहाँ पर बॉन्ड बनने लगता है और जैसे बॉन्ड बनता है Br का बॉन्ड टूटने लगता है। ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, मध्यवर्ती बनता है, इंटरमीडिएट बनता है और अंत में क्या होता है Br टूट के निकल जाता है और ये बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, उपयुक्त अभिविन्यास। यानी जो अभिविन्यास होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, वो भी अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तो उसके बाद आपको वही रिएक्शन जो मैंने समझाई है उसको NCERT से लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर जगह कम थी, मैं लिख नहीं पाया हूँ। तो इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर था, इस चैप्टर की जो थ्योरी वाला पार्ट था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब आप इसका नोट्स बना लीजिए और इसको चेक करा लीजिए। आप पाठ निहित के जो 2-4 क्वेश्चन बाकी हैं मैं उनको करा दूंगा, उसके बाद आपको अभ्यास में कराऊंगा।